अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िशान मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक। नाज़रीन, हुकूमत गर्म पानियों में नज़र आ रही है। गो के अभी इसको बने हुए तकरीबन 3.5 महीने हुए हैं, लेकिन हुकूमती इत्तेहाद अभी से डगमगाना शुरू हो गया है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्या हुआ कि इतने कम अरसे में ही हुकूमत का इत्तेहाद मुश्किल का शिकार होने लगा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए खुद बहुत मुतहर्रिक नज़र आए। पहले मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की कोशिश और अब बिलावल भुट्टो के बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए वो आज कोशां नज़र आए। दोनों के दरमियान अहम बैठक हुई। अब पीपल्स पार्टी तो ये शिकवा कर रही है कि बजट पर हुकूमत ने उन्हें एतमाद में नहीं लिया, जिस पर हनीफ अब्बासी पीपल्स पार्टी के इस मौक़िफ़ की नफ़ी करते हुए कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी हतक इज़्ज़त कानून और बजट के हवाले से हमारे साथ हुई थी। पीपल्स पार्टी अपनी इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग नून से ये शिकवा करती नज़र आई कि अहम मामलात में उससे कोई मुशावरत नहीं हुई। अब एक तरफ सियासी हलकों में ये चमगोइयाँ हो रही हैं कि पीपल्स पार्टी नून लीग को दबाव में लाना चाहती है ताकि वो ये तासुर दे सके कि पीपल्स पार्टी के बगैर वफाक में हुकूमत नहीं चल सकती। नून लीग को भी इस बात का इदराक है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात है। यही वजह है कि लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि बजट में पीपल्स पार्टी के साथ मुशावरत कमी रह गई थी, जिसको हम अब दूर करेंगे और पीपल्स पार्टी से बजट पर मुशावरत करेंगे। राना सनाउल्लाह क्या कहते हैं, सुनिए। पार्टी के इतराज़ात 100% दुरुस्त हैं। मुशावरत ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल नहीं की गई, लेकिन उनका ये एतराज़ किसी हद तक ठीक है कि उसमें कमी रह गई। लेकिन ये बजट जो है, ये बजट को फाइनल फिगर नहीं होता। बजट जो है वो एक तजवीज़ होता है और तजवीज़ के ऊपर पार्लियामेंट में बहस होनी होती। उस बहस के साथ साथ साइड लाइन्स के ऊपर मुशावरत होनी होती। उसके नतीजे में जो फाइनल होगा वो फिर 30 जून या 30 जून से पहले जो है वो पार्लियामेंट उसको पास करेगी। अब दिलचस्प बात यह है कि नून लीग भी ये बात अच्छी तरह से जानती है कि कौमी असम्बली में बहस के बाद बजट कौमी असम्बली से 30 जून को मंजूर होना है और यही वजह है कि नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ इस मामले पर लचक का मुजाहरा करती नज़र आ रही है। लेकिन पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी एक तरह से नून लीग को खबरदार कर चुकी हैं कि अगर पीपल्स पार्टी ने वोट नहीं दिया तो बजट पास नहीं होगा, जिसका मतलब ये होगा कि हुकूमत खत्म हो जाएगा। अब आम तासुर ये जा रहा है कि पीपल्स पार्टी पंजाब में नून लीग की हुकूमत से अपने आप को गैर महसूस कर रही है। पंजाब में किसी हद तक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने महंगाई में कमी के लिए इक़दामात किए। आटा, रोटी और बुनियादी ज़रूरियात की अशिया की कीमतों में कमी हुई है और ईद कुर्बान पर साफ़ सुथराई के मुनासिब इंतज़ामात किए गए हैं, जिन्हें सराहा भी जा रहा है। और पीपल्स पार्टी को पंजाब में नून लीग की बेहतर कारकर्दगी को लेकर कुछ ख़तरा महसूस हो रहा है और यही वजह है कि पीपल्स पार्टी पंजाब में स्पेस देने की बात करती है। और यूसुफ रज़ा गिलानी भी फरमाते हैं कि बिलावल भुट्टो ने नून लीग से यही मुतालबा किया कि हमारे साथ जो हुकूमत वक्त मुआहदा तय हुआ था, उस मुआहदे में पीपल्स पार्टी को पंजाब में स्पेस देना भी शामिल था। कोई और मुतालबा नहीं है। हमारा मुतालबा सिर्फ एक है कि जो आपके साथ रिटर्न हमारे एग्रीमेंट हुए हैं उस पे अमल दरामद किया जाए। ये चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जो डिमांड है, उसके लिए जो स्पेस है पंजाब में, उसका जिक्र भी उसी मुआहदे के अंदर है, उस पर भी अमल दरामद किया जाए। इस तमाम तर मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा अलहाज शेख रोहेल असगर साहब। बहुत शुक्रिया शेख साहब वक्त देने के लिए। सर, सवाल ये है, वैसे तो ये पता था कि जो भी इत्तेहाद होता है, जहाँ भी मखलूत हुकूमत होती है, मजबूरियाँ होती हैं, वहाँ पर मसाइल जन्म लेते हैं, लेकिन 3.5 महीने में ऐसा क्या हुआ कि पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आ गए? और आपको लगता है कि आप लोग पीपल्स पार्टी को मना पाएंगे, खासतौर पर जब तकरीबन 10 दिन रह गए हैं बजट की मंजूरी से? मैंने बहुत अर्सा पहले जब ये इत्तेहाद बना था तो मैंने बात की थी कि गैर इतनी सी बात है, बस दोनों जमातों की सोच बड़ी मुख्तलिफ है, सियासत मुख्तलिफ है, लाइन ऑफ डायरेक्शन जो है वो बड़ी मुख्तलिफ है। मतलब मैं ये उस बारे में मैंने कहा था कि मन तक समझ नहीं आई इससे था, पहले भी नहीं आई, अब भी नहीं आई, पहले भी जरूरत थी, अब भी जरूरत है। ये इत्तेहाद जो है ना, ये कोई शौकिया नहीं बनता है, जरूरत के तहत बनता है। बिल्कुल सही। और जब तक जरूरत रहती है इत्तेहाद रहता है, उसके जब जरूरत खत्म हो जाती है तो इत्तेहाद भी खत्म हो जाती है। अभी मेरे ख्याल में शायद जरूरत पूरी नहीं हुई, अभी ये इत्तेहाद रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। आपको इस तरह ही मतलब कुछ ना कुछ तो आपको फिर देना पड़ेगा।
हाँ। इतिहाद को कायम रखने के लिए बहुत सारी बातें उनकी माननी पड़ेगी, बहुत सारी बातें मान भी ली आपने। जितने कॉन्स्टिट्यूशनल थी वो तो इस वक्त पीपल्स पार्टी के पास है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं। हम्म। और उसकी वजह भी ये है ना कि उनको इतना ज्यादा कोई मेरा ख्याल है सेंट्रल गवर्नमेंट से लेना देना भी कुछ नहीं है, क्योंकि उनके पास अपनी एक सिंध की गवर्नमेंट मौजूद है। उनको ज्यादा ज्यादा मेंबरान की एक जो इंस्ट्रक्शन होती है वो होती है डेवलपमेंट के बारे में। तो डेवलपमेंट के लिए उनके पास सिंध गवर्नमेंट है, हम्म। और जब तक उनका इत्तेहाद है वो फेडरल गवर्नमेंट को भी इस्तेमाल करते रहेंगे। और शेख जहाँ साहब, तक कथा कलामी के लिए बड़ी माजरत, लेकिन सिंध में चले गवर्नमेंट उनकी है और चली आ रही है मुसलसल कितने ही अरसे से, लेकिन असल में जो तासुर एक पाया जाता है वो ये है कि पीपल्स पार्टी को बड़े अरसे से पंजाब में स्पेस चाहिए और बिलावल भुट्टो इसके लिए बड़ी कोशिश भी कर रहे हैं। तो असल मसला क्या सिंध या वफाक नहीं बल्कि पंजाब है आपके ख्याल में? देखिए, मैं आपको गुजारिश करूँ, यही तो एक बड़ी मजे की बात है कि वो आपके इत्तेहाद सिर्फ और सिर्फ इसलिए करते हैं कि आप पंजाब से बाहर निकल ही ना सके। आप इतने उलझे रहेंगे कि आप पंजाब की सियासत से बाहर निकल के सोचेंगे आपके लिए मुहाल हो जाएगा। आपने सिंध की जो जितनी आपकी ऑर्गेनाइजेशन थी, आपने उसको तबाह और बर्बाद कर दिया सिर्फ इसलिए कि आपका इत्तेहाद है, आपको जरूरत है। और अगर आप उनकी उनके साथ किसी किस्म की कन्फ्रंटेशन में आएंगे तो आपका इत्तेहाद खत्म हो जाएगा, आपकी हुकूमत खत्म हो जाएगी। तो सियासी जमात को मजबूत करने के लिए सबसे बड़ी चीज जो आपको अपने अंदर से निकालनी होगी वो है हुकूमत की ख्वाहिश। जब तक उस ख्वाहिश को फॉलो नहीं करेंगे आप आगे चल ही नहीं सकते। आप यही काम आपने करना था तो आप उनको गवर्नमेंट दे देते, खुद आप गवर्नमेंट में बैठ जाते और डायरेक्टली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई ना होती। फिर आप सिंध में भी अपनी हुकूमत बना लेते, आप बलूचिस्तान में भी अपनी हुकूमत बनाते, आप फ्रंटियर में भी अपनी सियासत को रिवाइव करते। अब तो देखिए ना, आप आज आके आप स्टिक्ट हो गए पंजाब तक, जी हाँ। और पंजाब में पीपल्स पार्टी आपके साथ प्ले करेगी कि आपको हिस्सा मिले उनको भी पंजाब में। और आहिस्ता आहिस्ता देखे ना, साउथ पंजाब में वो अपनी बनाते जा रहे हैं चीजें। जैसे मुल्तान में आपकी वसातत से, आपकी की जमहूरियत से वो वहां से भी अपने सीटें लेकर उड़ गए आपके साथ। तो उसमें मेरे ख्याल में शायद इस वक्त इत्तेहाद के बेनिफिशरी वो हैं, नून लीग नहीं। सही। नून लीग इस्तेमाल होती रहेगी इसलिए कि हुकूमत है, हुकूमत का शौक है। और जब तक, मैंने पहले भी अर्ज किया कि जब तक आप अपने दिल से उस शौक को नहीं कर निकालेंगे, आप अपनी जमात को सर्वाइव नहीं, आप अपनी जमात को रिवाइव नहीं कर सकते। यानी शेख साहब, इसमें तो आपको बिल्कुल ही नहीं। बिल्कुल सही। यानी शहर के लोग इतने जालिम नहीं है जिन्हें खुद मरन का शौक है। सर, आपकी बात से मैं तो ये अखज़ कर पाया हूँ कि मुस्लिम लीग नून को मखलूत, मशरूत और जो मजबूर हुकूमत है वो नहीं लेनी चाहिए थी। अब सर, बात यह है कि आइनी ओहदे तो लेने की हद तक पीपल्स पार्टी ने वो आइनी ओहदे ले लिए, लेकिन जब वजारतों की बात होती है तो वो वजारतों से इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं हम नहीं लेंगे। 16 महीने की गवर्नमेंट में भी सारा जो मलबा है वो मुस्लिम लीग नवाज पर आया कि उनके फैसले थे, सख्त फैसले थे। अभी भी जितनी भी कारकर्दगी है, जो IMF से मुआहदा हो या बाकी सख्त फैसले करने हों, इन द एंड जब सर इलेक्शन होंगे, अगर ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करती है तो सर सारा मलबा तो आप लोगों पर यानी मुस्लिम लीग नवाज पर ही आएगा। तो फायदा, जैसे कि आप भी कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी या दीगर जमातें ही उठाएंगी। नहीं, 16 महीने को आप इसके साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। अच्छा। 16 महीने में तो डायरेक्टली वो इन्वॉल्व थे, उनके पास हुकूमत थी, वो वजारतें थी, वजारतों में बैठे हुए थे। अभी वो बड़े समझदारी से काम किया ना उन्होंने। अब देख रहे हैं, वो बड़ा ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, आपको देख रहे हैं। अगर तो आपने क्लिक कर लिया, अगर तो आप अपने मामलात को दुरुस्त कर लिया, आपने अवामी मामलात को हल करने में कामयाब हो गए, तो छलांग लगा के आपकी कश्ती में सवार हो जाएंगे। वरना वो ये कहते रहेंगे कि हम तो इससे बिल्कुल लाताल्लुक है, हमारा तो इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये काम आप भी कर सकते थे। आप अपना गवर्नर लेके बैठ जाते, यहाँ पे आप पंडिया में लेके बैठ जाते, सिंध में लेके बैठ जाते, आप बलूचिस्तान में लेके बैठ जाते। जितने कॉन्स्टिट्यूशन काम है वो आप अपने पास रखते और उनको कहते जाइए जनाब आप फेडरल में गवर्नमेंट कीजिए, हम आपके साथ हैं। ये काम आप भी कर सकते थे। उससे फायदा ये होता कि आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे होते, आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई ना होती, आप किसी भी चीज को डिसोन करते, आप अपनी जमात को पॉलिटिकली रिवाइव करते,
उसको मजबूत करते। बाहर ये तो अपनी अपनी समय की बात है, मैं इतना समझदार कहाँ पे हूँ, अगर समझदार होता तो आप चाहिए क्या। पर नहीं, ये तो आप कसरत समझ नफसी से के बाहर काम ले रहे हैं ये- शेख साहब। सर ये बताइएगा, अब राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो सरेआम ये तस्लीम करते हैं, वो इतराफ़ करते हैं कि जी बजट पे जो मुशावरत है उस पर थोड़ी सी हमसे कमी रह गई, हमें पीपल्स पार्टी को मुशावरत में शामिल करना चाहिए था। सर जब घर बसाने होते हैं तो बहुत सारे कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, बड़ी छोटी छोटी माइन्यूट बातों को भी देखना पड़ता है। अब क्या वाकई यहाँ गलती हो गई कि बजट के मामले पर कोई वजह ना देते, जवाज़ ना फराहम करते पीपल्स पार्टी को और पहले से मुशावरत कर ली जाती? पता नहीं अब किसकी बात माने, राणा साहब की बात माने या अब्बासी साहब की बात माने। वो कहते हैं मुशावरत की है पीपल्स पार्टी के साथ, और पीपल्स पार्टी की मुशावरत शामिल थी, राणा साहब कहते हैं मुशावरत। मैं इनके मामला में नहीं पड़ता यार, वो हुकूमत में बैठे हुए हैं, इस वक्त इक़्तिदार में हैं, तगड़े हैं। मैं कोई बात करूं उनकी तबीयत पे नागवार गुजर जाए तो ये ना हो मेरे पे भी मुकदमा बन जाए, मैं भी अंदर हो जाऊँ। मैं इस वक्त अच्छा चले, आप तो चले, खैर बिल्कुल ठीक है, सेफ़ आप चल रहे हैं, अच्छी बात है। अब सर जो स्टेटमेंट्स होती हैं, बयानात होते हैं, यकीनन दबाव में लाने की कोशिश तो होती ही है, लेकिन कभी कभी ये स्टेटमेंट्स जो हैं वो किसी हद क्रॉस कर जाती हैं। जैसे हसन मुर्तज़ा साहब ने कहा कि जी जो पीपल्स पार्टी के 45 अरकान हैं, मुस्लिम लीग नून की लाइफलाइन है, अगर वो ना होते, यानी पीपल्स पार्टी ना होती तो पूरी मुस्लिम लीग नून जो है वो जेलों में बंद होती। अगर मुस्लिम लीग नून जेलों में बंद होती तो पीपल्स पार्टी का क्या मुस्तकबिल होता सर? अब मैं अक्सर ये कहता हूँ, वो मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी हो या पीटीआई हो, कोई भी जमात जो है वो मादर पिता ज़्यादा जो जिसके मुंह में आता है वो कही जा रहा है। वो अपनी बात की कतई तौर पे नहीं सोचता कि इनके अल्फाज के साथ या इनकी के साथ क्या क्वेश्चंस क्या होंगी, इसका नतीजा क्या निकलेगा, इसके नेगेटिव पॉजिटिव क्या होंगे, असरात क्या होंगे। पर जो जिसके जी में आता है वो करी जा रहा है, अपने आप को वो साबित करने की कोशिश कर रहा है कि वो पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया के चंद जो ज़हीन लोग हैं उनमें उनका शुमार है। चाहे मेरे जैसा ही हो, उनकी बोली जाती हो ना हो, समझ अकल हो ना हो, बस बात हमने ज़रूर करनी है। और थोड़ी देर मतलब आप अगर थोड़ा सा इसको संजीदगी से गौर करें ना, तो मेरे ख्याल में शायद जितना कम आप गुफ्तगू करें वो ज़्यादा बेहतर है। और ख़ास तौर पे पॉलिसी मैटर्स पे आपके स्पोक्समैन होते हैं, जमात का स्पोक्समैन होता है, हुकूमत का स्पोक्समैन होता है या अपोजिशन का स्पोक्समैन होता है, किसी भी जमात का स्पोक्समैन होता है, और वो भी बेहतर अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो कोशिश होती है कि वो अच्छे से अच्छे अल्फाज इस्तेमाल, बिल्कुल ठीक है, ताकि किसी किस्म की कोई बदमज़गी पैदा ना हो, क्या कहते हैं, कोई कंट्रोवर्सी ना हो, कोई शेख मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। साहब बड़ा कीमती वक्त आपका भी यकीन होगा, मैं मुख्तसरन आपसे आखिर में जानना चाहूँगा सर, आपको 30 जून को बजट मंजूर होता आराम के साथ, सुकून के साथ होता नज़र आ रहा है? मैंने आपसे अर्ज किया ना कि ये तो सारी जरूरत की बात है। अब पीपल्स पार्टी जो है वो करती जाएगी, लेकिन एन वक्त आके वो बजट में हिस्सा ले लेंगे और आपका बजट पास हो जाएगा। इसके बगैर आपके पास चारा क्या? पीपल्स पार्टी ये चाहेगी कि वो हुकूमत को गिरा दे। मेरा नहीं ख्याल कि वो कभी भी चाहेगी। बिल्कुल ठीक है, मेरे ख्याल में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, मैं आखिर में आपसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप नहीं चाह रहे होते लेकिन आपको करनी पड़ती है, बस ये ज़रा। बिल्कुल ठीक है शेख साहब, आपने बहुत कम कहते हुए बहुत कुछ कह दिया है, बहुत शुक्रिया शेख रोहेल असगर साहब। अदलिया और एग्जीक्यूटिव इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तश्कील के इख्तियारात के हवाले से एक दूसरे के आमने सामने नजर आ रहे हैं। आज इलेक्शन कमीशन की लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्राइब्यूनल तश्कील करने के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील का फैसला मुअत्तल करने की इलेक्शन कमीशन की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि समझ नहीं आया इलेक्शन कमीशन ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से बात क्यों नहीं की। आइन में कहीं भी नहीं लिखा कि किसी जज से मुलाकात नहीं कर सकते, मुलाकात करने में अना की क्या बात है। दोनों ही आइनी इदारे हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा का इलेक्शन कमीशन के वकील से मुकालमा करते हुए ये कहना था कि इलेक्शन कमीशन मुतनाज़ा ही क्यों होता है, आप लोग इलेक्शन कराने में नाकाम रहे। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि ऐवान सदर जाने का इत्तफाक हुआ तो इलेक्शन कमीशन बिल्कुल सामने है।
इलेक्शन कमीशन कैसे सदारती ऑर्डिनेंस बना रहा है, ये तो पार्लियामेंट की तौहीन होगी। जस्टिस काजी फायज ईसा ने इलेक्शन कमीशन के वकील से कहा कि आप कह रहे हैं इलेक्शन कराना हमारी जिम्मेदारी है, हाईकोर्ट दूर रहे। आप कैसे कह रहे हैं कि सदारती ऑर्डिनेंस ला सकते थे, क्या यह कानूनी है? इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर ने कहा कि मैंने कानून नहीं बनाया, मैं ऑर्डिनेंस का दिफा नहीं कर रहा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट में केसेस की जिम्मेदारी मेरी है, अपनी कमजोरी को वजह ना बनाएं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा से इस्तफसार किया कि ऑर्डिनेंस को चैलेंज नहीं किया, जिस पर सलमान अकरम राजा ने बताया कि ऑर्डिनेंस को लाहौर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स में चैलेंज किया है। चीफ जस्टिस ने पूछा कि मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स क्यों, तो ऑर्डिनेंस तो पूरे मुल्क में लगेगा। फाजिल चीफ जस्टिस ने यह इस्तफसार भी किया कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल के लिए आइन क्या कहता है। पार्लियामेंट कानून बनाती है, हम कानून की हिफाजत करते हैं, जिसका काम है उसे करने दिया जाए। एक मीटिंग में बैठकर सब तय किया जा सकता है। उनका कहना था कि ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं हुआ, इसलिए इस पर नोटिस नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि जब कुछ पसंद नहीं आता तो कानून बदल देते हैं, जब पार्लियामेंट ने कानून बना दिया तो ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट की तौहीन है। वकील सिकंदर बशीर का यह कहना था कि ऑर्डिनेंस कानूनी है क्योंकि आइन इजाज़त देता है, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का यह कहना था कि ऑर्डिनेंस जारी करने की वजूहात नहीं बताई गई। अगर पार्लियामेंट ने कानून तब्दील किया था तो उसी को ऑर्डिनेंस से वापस लिया गया। ऑर्डिनेंस लाने की कौन सी इमरजेंसी थी? इलेक्शन कमीशन के वकील का यह कहना था कि अदलिया पर ज़्यादा बोझ होने की वजह से ऑर्डिनेंस लाया गया, जिस पर चीफ जस्टिस ने उनसे इस्तफसार किया कि क्या खाली नशिस्तों को मुकम्मल करना किसका काम है। वकील सिकंदर बशीर का यह कहना था कि लाहौर हाईकोर्ट के जजेस की तादाद 60 है, जबकि 40 काम कर रहे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान इस्तफसार किया कि ट्राइब्यूनल के जजेस की तैनाती किसका इख्तियार है। हमारे सामने मामला है कि जजेस तैनात कौन कर सकता है और आइन क्या कहता है। तो इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ सरबराह पिलडाट अहमद बिलाल महबूब साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब आपके वक्त का। सर, ये जो लग रहा है बज़ाहिर के दो इदारे आमने सामने आ गए हैं, आपके ख्याल में जो मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, क्या वो दुरुस्त है? ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है, उसके तहत ही मामला को चलाया जा सकता है, या जिस तरह से चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क सामने आए हैं उसकी रोशनी में आप क्या समझते हैं? देखिए, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो इस वक्त ज़ेर बहस हैं। एक पहली बात तो ये है कि क्या जो लाहौर हाई कोर्ट ने एडिशनल ट्राइब्यूनल्स बना दिए हैं, क्या वो ये करने के मजाज थे और क्या ये काम इलेक्शन कमीशन को करना था? एक सवाल तो ये है ज़ेर बहस बुनियादी तौर पे। बिल्कुल ठीक। जो दूसरी चीज़ है, किसी दौरान जो नॉन सर्विंग जजेस पे मुश्तमिल ट्राइब्यूनल्स बनाने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को दिया गया है, उसके लिए एक ऑर्डिनेंस जारी किया गया है। तो ये दूसरी बात है। ये अलग से एक मुकदमे में उसको चैलेंज किया गया है कि ऑर्डिनेंस जो जारी किया गया है ये दुरुस्त नहीं है, तो उसके ऊपर एक अलग से मुकदमे में बहस हो रही है। हो सकता है दोनों इकट्ठे हो जाए, सुप्रीम कोर्ट में आ जाए। लेकिन मेरी राय ये है कि ट्राइब्यूनल्स बनाने का इख्तियार आइन के मुताबिक भी और कानून के मुताबिक भी ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। अच्छा, इसे हम पसंद करें या ना करें, चाहें तो इस कानून को बदलने के लिए भी हम कह सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो कानून मौजूद है उसके मुताबिक आर्टिकल 219 की जो शिक सी है उसके अंदर ये बात लिखी हुई है, और ये चीफ जस्टिस साहब ने कोर्ट भी किया है कि ये इख्तियार तो इलेक्शन कमीशन का है, तो लिहाजा ये इख्तियार हाई कोर्ट का नहीं है। उन्होंने इख्तियार इस्तेमाल किया है तो मेरे ख्याल में अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है। अच्छा, जहाँ तक दूसरी बात है ऑर्डिनेंस की, अब ऑर्डिनेंस सख्त नापसंदीदा चीज़ है, हम तो उसकी मुखालफत करते हैं, लेकिन क्या किया जाए कि आइन के अंदर ये इख्तियार मौजूद है किसी भी हुकूमत के लिए कि वह सदर ममलकत को कहे और वो एक ऑर्डिनेंस जारी कर दें। ये बहुत गलत बात है, लेकिन अगर ये गलत बात है तो फिर आइन में तब्दीली होनी चाहिए। जब तक आइन में तब्दीली नहीं होती, ऑर्डिनेंस माजी में भी जारी होते रहे हैं, आइंदा भी होते रहेंगे, इस वक्त भी हुआ है। तो ये इन द एंड तो सर फिर बॉल तो पार्लियामेंट के कोर्ट में आती है, चाहे वो जो कानून है ट्राइबल्स बनाने वाला, ट्राइब्यूनल्स वाला, या फिर ऑर्डिनेंस लाने वाला, तो बॉल तो अल्टीमेटली पार्लियामेंट के ही कोर्ट में आती है, जैसे कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा भी यही कहते हैं। जी हाँ, पार्लियामेंट का काम है कानून साजी। जहाँ कानून साजी का मामला होगा, अगर फ़र्ज़ करें उन्होंने ऑर्डिनेंस का जो इख्तियार है हुकूमत से वापस लेना है तो उसके लिए आइनी तरमीम चाहिए होगी, और अगर ये ट्राइब्यूनल अपॉइंट करने का इख्तियार भी इलेक्शन कमीशन से लेना है और जजों के हवाले करना है तो उसके लिए भी कानून में तरमीम चाहिए होगी।
या आइन में भी तरमीम चाहिए होगी। तो इसलिए हद तक तो ये पार्लियामेंट का काम है, लेकिन जो इस वक्त कानून में लिखा हुआ है उस पर अमल दरामद कराने का काम अदलिया का है। और ये आज ये काजी साहब के जो कमेंट्स थे मेरे ख्याल में बहुत वाजे थे कि हमारा काम है आइन पे, कानून पे अमल दरामद करवाना और उसकी हिफाजत करना, और कानून बनाने का काम जो है वो पार्लियामेंट का है। तो जो कानून बना हुआ है, आप पार्लियामेंट ये नहीं कह सकती कि नहीं साहब हम नहीं मानते कि ये इलेक्शन कमीशन क्यों अपॉइंट कर रहा है, हम ये कहेंगे कि हाई कोर्ट इसको अपॉइंट करे ट्राइब्यूनल्स को। ये कहना गलत होगा, क्योंकि कानून में इस वक्त आइन में इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। सही। लेकिन अहमद बिलाल साहब, चाहे वो किसी एक मखसूस सियासी जमात के निशान का मामला हो, चाहे इलेक्शंस का ओवरऑल मामला हो, या चाहे ट्राइब्यूनल्स बनाने का या फिर सदारती ऑर्डिनेंस का, आप नहीं समझते कि हालिया कुछ अरसे से इलेक्शन कमीशन किसी ना किसी तरह बिल वास्ता या बिला वास्ता मुतनाज़ा होता जा रहा है? जी हाँ, ये दुरुस्त है। देखिए, मुतनाज़ा तो पहले भी था इलेक्शन से, लेकिन इलेक्शन के दौरान उसकी जो कारकर्दगी है वो चंद चीज़ें जो वजाहत तलब हैं, जिनकी उनकी तरफ से कोई तसल्ली बख्श वजाहत नहीं आई। इंतखाबात के नताइज डिले हो जाना, फॉर्म 45 को वक्त पे वेबसाइट पे ना लगाना और इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम का नाकाम हो जाना, ये ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजाहत उनकी कोशिश तो की है, लेकिन वो कोई काबिल तसल्ली बख्श वजाहत नहीं है। तो अब उसके बाद भी जो उन्होंने फैसले किए हैं वो उसके ऊपर भी बहुत से इख्तलाफात हैं और वो कंट्रोवर्शियल हैं। लिहाजा इस हद तक मैं आपकी बात तस्लीम करता हूँ कि इलेक्शन कमीशन के इक़दामात कंट्रोवर्शियल हैं और इसके नतीजे में इलेक्शन कमीशन भी ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोवर्शियल होता जा रहा है। लेकिन मैं तो स्पेसिफिक इस केस की बात कर रहा हूँ कि इस केस पे कानून के हिसाब से इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। अब वो इख्तियार सही इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ये अलग बहस है, ये अदालत देख सकती है। ठीक है अहमद बिलाल महबूब साहब, बहुत शुक्रिया। साहिवाल में पंजाब हुकूमत और टीचिंग अस्पताल में डॉक्टर्स में कशीदगी का माहौल देखने में आ रहा है। टीचिंग अस्पताल में हालिया आतिशज़दगी के वाक़े के बाद असातिज़ा की गिरफ्तारियों और उन पर तशद्दुद के नतीजे में साहिवाल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, फैकल्टी मेंबरान, सीनियर रजिस्ट्रार्स, मेडिकल ऑफिसर्स, नर्सिंग स्टाफ, पैरा मेडिकल स्टाफ और दीगर एडमिनिस्ट्रेशन ने बतौर एहतजाज अपने इस्तीफ़े सेक्रेटरी हेल्थ को भिजवा दिए हैं। फैकल्टी मेंबरान का कहना है कि बिला जवाज़ महकमाना कार्रवाई के तहत होने वाले तमाम अहकामात को फ़ौरन वापस लिया जाए। डॉक्टर्स और दीगर अस्पताल के स्टाफ पर तशद्दुद और बिला जवाज़ गिरफ्तारियों पर पुलिस माफ़ी मांगे। पुलिस तशद्दुद से ज़ख्मी होने वाले डॉक्टर्स और दीगर अमले की तलाफ़ी की जाए। ये इक़दाम अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के अमले की रियासती जबर और जुल्म के ख़िलाफ़ सख्त एहतजाज का इजहार है। फैकल्टी मेंबरान का कहना है कि हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत वक्त हमारे मुतालबात पर फौरी अमल दरामद करेगी ताकि अस्पताल की मामूल की सरगर्मियाँ जल्द अज जल्द बहाल हो सकें। तो मुद्दे पर, सारे मामले पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन YDA पंजाब डॉक्टर मुदस्सिर नवाज़ अशरफी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मुदस्सिर नवाज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताइएगा, असल में मुद्दा है क्या, क्या मुतालबात हैं आपके, क्या अभी तक आपकी कोई दादरसी नहीं की जा रही है? जी सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ा मसला ये है कि इस टाइम जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है वो बिल्कुल जो है वो आप समझ लें खंडरात में बदल चुका है। अस्पताल में अद्वियात बिल्कुल नहीं है, मरीजों के लिए सहूलियात बिल्कुल नहीं है, डॉक्टर्स के लिए काम करने का एनवायरनमेंट बिल्कुल नहीं है। अब इन सारे अब रीवैम्पिंग के नाम पर अस्पताल पिछले 1 साल से बिल्कुल बंद है, मरीज जलीलो ख्वार हो रहे हैं, डॉक्टर जलीलो ख्वार हो रहे हैं। अब इसके ऊपर जब इन नाकामियों का जो है वो इल्ज़ाम जो ठहराया जाता है, वो एंड यूज़र जिसके पास मरीज चल के आता है वो डॉक्टर को ठहराया जाता है। अगर साहिवाल में आग लगती है तो आप बताएं कि उस आग लगने में डॉक्टर का क्या कसूर है कि उसको सरेआम हज़ारों की तादाद में पुलिस तैनात करके उन पर लाठीचार्ज किया गया है। उन प्रोफेसर हजरात जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी के कीमती 40-45 साल इस फील्ड को दे दिए हैं, उनको हथकड़ियां लगाई जा रही हैं बगैर किसी इंक्वायरी के। अगर आपने हथकड़ियां लगानी है तो आपने उस बिल्डिंग डिपार्टमेंट को क्यों नहीं लगाई जिसने वहां पे कोई ऐसा निजाम ही नहीं बनाया कि आग लग जाए तो हंगामी सूरत-ए-हाल क्या होगी। आए दिन सर्विसेज अस्पताल की 3 मंजिला बिल्डिंग। लेकिन डॉक्टर साहब ऐसे निज़ाम के ना होने की निशानदेही भी तो आप लोगों ने ही करनी है ना, डॉक्टर्स हजरात नहीं करनी है। आज तक क्यों नहीं की गई? कैसा निज़ाम मौजूद नहीं है कि आग लगने की सूरत में क्या होगा या बुझाने के लिए कोई इंतजाम मौजूद है या नहीं? निशानदेही तो आपने करनी थी सर। हाँ, इसी का तो हमें जो है वो बीन चढ़ाया जा रहा है। आप देखिए, अगर साहिवाल में वाकया हुआ है, हमने आवाज उठाई है
आप इनसे हकामे बाला से ये हेल्थ डिपार्टमेंट को चलाने वालों से पूछें, क्या पंजाब के किसी अस्पताल में अगर साहिवाल जैसा वाकया दोहराया जाता है तो क्या इनके पास निजाम मौजूद है? क्या वहां पे ये मरीजों को, डॉक्टर्स को, बच्चों को अगर खुदा ना खास्ता कहीं भी आग लग जाती है तो ये बचा सकेंगे? जब हम इनको आईना दिखाते हैं तो ये हमारे खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाइयां, कभी ये लाठी चार्ज, कभी पुलिस का, कभी रियासत की ताकत का बेदरेग इस्तेमाल करते हैं। ये लोग कौन हैं? ये लोग कौन हैं? आप अगर आप पिन पॉइंट कर सकें, नैरो डाउन कर सकें, कौन है? मतलब पर्सनली मैं जानना चाह रहा हूं कौन है जो आप लोगों के खिलाफ है और जो कार्रवाइयां कर रहा है, आप लोगों को बकौल आपके भेंट चढ़ाया जा रहा है? सर ये ब्यूरोक्रेसी है, सिंपल सी बात है, ये ब्यूरोक्रेसी है। ये हेल्थ डिपार्टमेंट के आप देखें कि ये अपने तय एक मिसाल है कि एक डिपार्टमेंट के 2 मिनिस्टर हैं और सेक्रेटरी एक है। हर जगह पे आप देखें जो इंजेक्शंस की, अब आप सिर्फ हम डॉक्टर्स नहीं तंग हैं, नर्सेज भी तंग है। खानेवाल में एक नर्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है कि उसने गलत इंजेक्शन लगा दिया है। हालांकि देखा जाए कि वो इंजेक्शन जिस कंपनी ने बनाया है आप उसको क्यों नहीं गिरफ्तार करते? फिर वो इंजेक्शन पंजाब भर के सरकारी अस्पतालों में अगर वो बांटा जा रहा है और वो वहां पे रिएक्शंस हो रहे हैं, अगर वो नर्स की गलती थी तो डिपार्टमेंट में, हेल्थ डिपार्टमेंट ने खुद नोटिफिकेशन क्यों जारी किया कि ये इंजेक्शंस ना लगाए जाएंगे, इससे मरीजों की जो है वो जानो माल को नुकसान हो रहा है? तो असल में ब्यूरोक्रेसी, असल में हेल्थ सेक्रेटेरिएट जो हर जगह पे काबिज होकर बैठा है, हर चीज को अपने अंडर कर रहा है और अपनी नाकामियों का जो जमा है वो डॉक्टर मैं समझ गया। डॉक्टर साहब मेरे 2 सवाल है, इन दोनों का एक साथ आप जवाब मुख्तसरन दे दीजिएगा। एक तो ये कि आप कहते हैं एंड यूज़र यानी मरीजों की अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा वो सफ़र करते हैं, मुतासर होते हैं, लेकिन आप लोगों की जो हड़तालें होती हैं, जो आप लोगों का एहतजाज होता है, उससे भी वो उतने ही ज़्यादा मुतासर होते हैं, क्योंकि मरीजों को तो ये नहीं पता ना कि आप लोगों की आपस में क्या चपलिश चल रही है। वो बेचारा तो इलाज करवाने के लिए आता है, कोई ज़ख्मी होता है, कोई बीमार होता है। एक तो ये, दूसरा ये कि जो आपका एहतजाज का लाहेमल है, मज़ीद आगे मुस्तकबिल करीब में आप लोग क्या इरादा रखते हैं? एहतजाज का दायरा कार बढ़ाएंगे और अगर हाँ तो किस हद तक? जी बिल्कुल, सबसे पहली बात आपकी देखें, ये नहीं होता कि हम ऑल ऑफ द सडन हम हड़ताल पे आ जाते हैं। हम इनकी निकामियां जो हैं, जो अस्पताल में चीज़ों की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें बार बार हाईलाइट करते हैं। आप मीडिया के दोस्तों से रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोग हाईलाइट करते हैं। अब सबसे पहले मुझे बताएं कि एक गरीब मरीज जो है वो अस्पताल किस आस उम्मीद से आता है? वो प्राइवेट भी तो इलाज करवा सकता है, वो अस्पताल में सिर्फ इसलिए आता है कि वहां पे उसका फ्री चेकअप हो जाएगा, उसको फ्री अद्वियात मिल जाएंगी, उसके फ्री टेस्ट हो जाएंगे। लेकिन जब वो अस्पताल में आता है, डॉक्टर का काम नहीं है उसको दवाइयां देना, डॉक्टर का काम नहीं है उसको बेड देना, डॉक्टर का काम नहीं है उसको ऑपरेशन थिएटर देना। डॉक्टर ने मरीज को देखा, उसकी मर्ज की तशखीस की, इलाज लिख दिया। लेकिन जब वो सारी चीजें उसको वहां पे नहीं मिलती तो वो ये समझता है कि शायद ये डॉक्टर कसूरवार है। आए दिन अस्पतालों में लड़ाइयां क्यों होती हैं? आप लोग बार बार कवर करते हैं कि फलाने अस्पताल में जो है वो जो है डॉक्टर्स और मरीज दस्तों के रिबा हैं, वो क्यों है? अगर आप उन मरीजों से पूछें तो वो कहते हैं जी हमें दवाई नहीं मिल रही, हमें दवाई बाहर से। सही है, पॉइंट आ गया डॉक्टर साहब, पॉइंट आ गया। दूसरा सवाल मेरा वो एहतजाज के हवाले से। दूसरा ये, अब अगर देखें हमने अभी भी मरीजों की बेहतरी के लिए सिर्फ आउटडोर बंद किया और वो मरीज जो आउटडोर में आते हैं वो, एक तो पहली बात है वो सीरियस नहीं होते, दूसरा वो कहीं ना कहीं वार्ड्स में और इमरजेंसी में अभी भी चेक हो रहे हैं। लेकिन अगर हकामे बाला ने ठोस के नाखून ना लिए और ये आगे मजीद बढ़ते हैं, मजीद इंतकामी कार्रवाइयों पे आते हैं। अभी नर्सिस ने तो इंडोर में काम करना छोड़ दिया है, मरीज पहले ही इंडोर में परेशान है क्योंकि डॉक्टर वहां पे दवाई लिखने के लिए तो मौजूद है लेकिन दवाई लगाने के लिए नर्स मौजूद नहीं है। अब ये हमें भी मजबूर कर रहे हैं कि अगर इन्होंने मुज़ाकरात ना किए, इन्होंने होश के नाखून ना लिए, इन्होंने चीज़ों की सीरियसनेस को शो ना किया तो वो जाहिर है आगे इंडोर की तरफ भी जा सकता है और उसको मजीद बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है, यानी इदारा कार बढ़ सकता है। डॉक्टर मुदस्सिर नवाज साहब, चेयरमैन वाईडीए पंजाब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी की खबरों का सिलसिला चल निकला है। अब एक तरफ हुकूमत का दावा है कि वो महंगाई पर काबू पा रही है और बहुत जल्द वो महंगाई की शरह को मज़ीद कम कर लेगी, और दूसरी जानिब पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी के आसार भी नुमायां तौर पर नज़र आना शुरू हो गए हैं। आलमी रिपोर्ट्स भी इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि बजट में IMF के मुतालबों पर अमल किया गया है, जिसके बाद पाकिस्तान के IMF के साथ मुआहदे के इम्कानात बढ़ चुके हैं। ऐसे में अब पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज पर भी मुस्बत असरात नज़र आना शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक बार फिर रिकॉर्ड साज तेज़ी दिखने में आ रही है। इस दौरान इंडेक्स 78,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। मुल्क में ईद उल अज़हा की तातीलात के बाद पहले कारोबारी दिन के आगाज़ से ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान जारी है। कारोबार के दौरान KSE 100 इंडेक्स 1,465 पॉइंट्स के बड़े इजाफे से 78,100 की बुलंद तरीन सतह पर आ गया है। तो मईशत में बेहतरी के आसार नज़र आना हो चुके हैं। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। दस्तक से ज़िशान मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।